चुनावी सुगबुगाहट के साथ ही तमाम जो कयास हैं वो भी अब लगाए जाने लगे हैं पूरी तरह से। हालांकि अभी किसी भी दल के द्वारा हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो अभी तक उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं की गई है और इसी असमंजस में कहीं ना कहीं लगता है कि हरियाणा में, हालांकि जेजेपी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वो भी कह चुके हैं कि गठबंधन था, है और रहेगा। प्रदेश के कृषि पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री यानी सबसे अहम महकमा है किसानों का, क्योंकि हरियाणा किसानों का प्रदेश है। ऐसे में किसानी महकमे के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी क्या सोचते हैं, इंडिया न्यूज के साथ आज जो है खास चर्चा करेंगे। सर स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। महाशिवरात्रि का पर्व और तमाम लोगों की जो है पूरे प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती सबको आशीर्वाद दे, हमारा प्रदेश प्रगति करे, हमारा देश प्रगति करे, किसान प्रगति करे। बीजेपी भी आशीर्वाद चाहती है एक बार फिर से सर? नहीं, भगवान के आशीर्वाद के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम तो प्रभु में विश्वास करने वाले हैं, देवी देवताओं में विश्वास करने वाले हैं और हमारी संस्कृति यही है। हम धर्म में विश्वास करके समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि विपक्ष जो है ये कहता है कि राम मंदिर के मुद्दे को जो है बीजेपी भुनाना चाहती है, चाहे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें या फिर केंद्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें। राम मंदिर कोई भुनाने का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा में बसा हुआ है और आज से नहीं, सदियों से है। अब वो विपक्ष वाले कहें कि रामलीला भी हम करवा रहे हैं, ये तो हजारों साल से हो रही है और पूरा देश जो है, देश से बाहर भी दूसरे देशों में भी राम का नाम है। कांग्रेस ने पता नहीं क्यों राम को काल्पनिक बताया, क्यों ऐसी हरकत की, क्यों राम मंदिर के निर्माण में बाधा डाली और क्यों जब रामलला की स्थापना हुई उसके दर्शन करने से भी मना कर दिया। ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन भारत का बच्चा बच्चा जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने की है अयोध्या के अंदर, इससे बहुत बेहद प्रसन्न है। हरियाणा में टिकटों की घोषणा कब तक हो पाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 195 टिकटों की घोषणा कर दी। अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है, चुनाव की तारीख भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मीटिंग और होनी है 10 तारीख को, उसमें हरियाणा की टिकटों की घोषणा हो जाएगी। यानी 195 की हो चुकी है, तो हरियाणा में कहीं गठबंधन को लेकर पेच फंसाता है या कोई और वजह सोचा? नहीं, हरियाणा की चर्चा ही नहीं हुई अभी तक केंद्रीय स्तर पर। 10 तारीख को हरियाणा की चर्चा होगी और साथ दो, मैं समझता हूँ 10 की रात को 11 को परिणाम आ जाए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में खबर है कि 5-6 जो ऐसे सांसद हैं उनकी टिकट कट सकती है, नए चेहरों को मौका देगी बीजेपी। हरियाणा हो या देश हो, सारा ये फैसला कर चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री एक तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी हों, निशान कमल का हो और मैं समझता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट आ जाए, कमल का निशान लेके आए, वो जीतेगा। उम्मीदवार महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है और देश की निगाह हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगी हुई। अगर दलाल साहब को भिवानी महेंद्रगढ़ से या किसी अन्य सीट से जो है उतारा जाए चुनाव मैदान में, तो वही बात है कि मोदी जी को ही वोट मिलेंगे? नहीं, किसी को भी हो वोट तो मोदी जी को मिलेंगे और मैं कम से कम कहीं पर भी लाइन में नहीं हूँ। मेरी पार्टी जो फैसला करेगी वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने कहीं अपने बारे में कहीं चर्चा नहीं। काफी दिनों तक चर्चा तो चली थी कि दलाल साहब जो है उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, हालांकि चर्चाएं होती राजनीति में संभावनाओं का। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बहुत बहुत मेरे से और ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं, वो उनके ऊपर विचार हो रहा है, मैं कहीं चर्चा में नहीं। यानी ये तो तय है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी लड़ाएगी तो मैं तैयार हूँ, ना लड़ाएगी तो भी पार्टी के लिए काम करूँगा। अच्छा, मुद्दे जो सब क्या रहेंगे इस चुनाव में? अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, राम मंदिर का एक मुद्दा बताया गया है, धारा 370 का मुद्दा बताया गया है। अगर स्थानीय स्तर पर बात करें, हरियाणा के लेवल पर बात करें, तो यहाँ किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? लोकसभा चुनाव क्या महज मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा या कोई और भी मुद्दे हावी हैं? सारा देश ये समझ रहा है कि आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज भारत का प्रभुत्व दुनिया के अंदर छाया हुआ है, विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ भारत अग्रसर है। किसान से लेकर के, गरीब से लेकर के, गांव की झुपड़ी में रहने वाला भी ये समझता है कि आज भारत का सिक्का दुनिया में चल रहा है। चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, वंदे भारत ट्रेन की बात हो, हवाई अड्डों का निर्माण हो, एम्स का निर्माण हो, यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, शिक्षा की क्षेत्र हो या रक्षा का क्षेत्र हो, किसानों की बात हो, कहीं ऐसा नहीं है कि पूरे उत्साह से काम ना हो रहे हो। मुद्दों की समस्या विपक्ष के पास है। विपक्ष के पास एक ही उनका लक्ष्य है कि किसी भी तरह से अपने परिवार को बचाएं,
किसी भी तरह से जो उन्होंने धन संपत्ति इकट्ठी की है उनके वक्त में उसको बचाएं और मोदी जी को रोका जाए। गठबंधन की आवश्यकता समझते हो हरियाणा में? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हरियाणा की जनता तो ये बोलती है कि निश्चित तौर पर 10 की 10 लोकसभा सीट कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी को देगी। 2 रोज पहले हमने बात की थी जेजेपी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से। उन्होंने कहा था गठबंधन है, था, गठबंधन रहेगा। जहां-जहां जिताऊ उम्मीदवार अगर जेजेपी के होंगे तो हम चुनाव मैदान में खड़ा करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। क्या मजबूरी बन गया? कोई मजबूरी नहीं है, अच्छी बात है। जनता मोदी मोदी बोल रही है, जनता के साथ जो चलेगा वो ठीक रहेगा। धारा के विपरीत चलेगा तो उसको परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। तो यानी उनकी भी मजबूरी है कि अगर वो साथ चलते हैं तो निश्चित। सारे देश की जनता आज चाहती है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और हरियाणा की जनता से तो आवाज यही आ रही है कि 10 के 10 कमल खिलाकर जरूरत है, या वहां भी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, या मनोहर लाल जी को भी आगे किया? अभी 10 साल से मनोहर लाल जी ने नीतियां बना करके काम किया है, गरीब कल्याण की योजनाएं ली हैं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से काम किया है और एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। उससे हरियाणा वासी आमतौर पर संतुष्ट हैं, खुश हैं और मनोहर लाल जी को पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में भी लगातार टिप्पणियां होती रही हैं। राहुल गांधी जी की अभी भी यात्रा लगातार जारी है। यात्रा का कितना असर आप मानते हैं? राहुल गांधी जी इस देश को समझने की, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो जो कंपनियां हायर करके इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, उसकी बजाय अपने आप सही मायने में गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के पास जाएं और उनके आर्थिक हालात को समझें और वो जो हालात कांग्रेस के शासन के दौरान इस देश में पैदा की थी, जो कमियां उस वक्त रही थी, आगे उनसे वायदे करें कि ऐसी कमियां वो नहीं करेंगे, तभी उनको को थोड़ा बहुत स्वीकार करेंगे। लेकिन खेतों में, मैकेनिक के पास, तमाम जगहों पर तो गए हैं राहुल गांधी। वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा आयोजित उसमें काम कर रहे हैं, उससे मार्केटिंग का काम तो हो जाएगा, लेकिन जो आम लोग हैं वो इन चीज़ों को आजकल समझ रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रदेश के कृषि पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस छोड़ने को तैयार भी हैं, कांग्रेस छोड़ भी रहे हैं। देश में कोई विकल्प नहीं है। उनका मानना है कि मोदी जी ही विकल्प है। विकसित भारत का जो स्वप्न देखा है उसको साकार करने के लिए हरियाणा में भी 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाने का उनके द्वारा दावा किया जा रहा है। दूसरी तमाम चीजें, हालांकि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर कृषि क्षेत्र में विकास की बात करें, दूसरी परियोजनाओं की बात करें, तमाम परियोजनाओं के बूते और तमाम जो विकास कार्य करवाए गए उनके बूते एक बार फिर से कमल खिलेगा, ऐसा उनका दावा है। सत्ता है, राजनीति है, राजनीति में कौन किसके हाथ चौधर देता है, किसके सिर पर ताज सजेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नेता अपने अपने लिहाज से, अपने अपने हिसाब से अपने अपने आंकड़े बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। कांग्रेस के विरोध में हुई थी कहीं किसी वक्त में, अब वही गठबंधन में है। एक सीट तय भी की जा चुकी है, कुरुक्षेत्र की सीट कुछ सोच समझ कर तय की होगी। 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, यानी गठबंधन उनका भी हो चुका है। कितने मायने हैं और कितना मुकाबला दे पाए? देखिए, जनता देख रही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था अन्ना के आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ, और केजरीवाल जी तो पलटने में देर नहीं लगाते। पहले कसम खाते थे कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, मुझसे पलटे, फिर आरोप लगाते रहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के, कोर्ट में जाकर माफी मांगी, फिर उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़ा घर नहीं लूंगा, करोड़ों रुपए घर में लगाए। आज सबसे बड़ी जो उनके नेता थे, जो उप मुख्यमंत्री थे, वो जेल में है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन बड़ी बेशर्मी से जिसके खिलाफ आरोप लगाते थे आज उससे हाथ मिला करके राजनीति कर रहे हैं। तो जनता सब समझ रही है कि ये सत्ता के लिए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए राजनीति करते हैं, जनता के हित में राजनीति नहीं करते। एसवाईएल का मुद्दा फिर उठेगा एक बार? एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा के किसान के दिल में है और केजरीवाल जी ने जो ये कहा है कि उनके नेताओं ने जो कहा है कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, मैं समझता हूँ कि कभी भी आने वाले भविष्य में भी केजरीवाल जी की पार्टी का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं। विधानसभा में जो सब एक मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठा था, आपने जब पानी की बात कही थी कि 3 पाइप राजस्थान के लिए, 1 पाइप भिवानी के लिए आएगा। हालांकि भिवानी के मामले को दरकिनार सा करने की
बात भी सामने आई थी कि वो मुद्दा भुला दिया गया था। ये कहा गया कि जब हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है तो क्यों राजस्थान को दिया जा रहा है। एक तरफ तो हम एसवाईएल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खुद जो है आपका भी उस परिवार से लगातार जुड़ा हो रहा है, तो शाम से विधायक है, पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी कहती आई है कि पानी जब हमारे पास है ही नहीं, जोर शोर से ये मुद्दा उठाया गया था, तो क्या सोल्यूशन है? देखिए, कौन से पानी की बात हुई है? जो पानी बारिश के दिनों के अंदर लाखों क्यूसेक आता है, जो हमारे हरियाणा को डुबोता है, दिल्ली को डुबाता है और फिर आखिर में समुद्र में चला जाता है, वो पानी देने की बात हमने की है। और राजस्थान के तीनों जिले, चाहे ये झुंझुनू है, सीकर है, चूरू है, पीने का पानी नहीं है। हजारों गांव उजड़ने की हालत है। जो समुद्र में वेस्ट पानी जाता है, हमें बाढ़ में डुबोता है, उस पानी को राजस्थान में दिया जाए तो वो भी हमारे भाई कोई बुरा काम नहीं कर रहे। और 3 पाइप राजस्थान में दे करके चौथे हिस्से का पानी भिवानी जिले को, हिसार जिले को या हमारे क्षेत्र से पाइपलाइन जा रही है, यहाँ मिलेगा, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे भिवानी जिले के लिए कुछ हो नहीं सकती। हजारों करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने हाँ की है कि भिवानी जिले को अतिरिक्त पानी देने के लिए मंजूरी दी है, और उसका भी कुछ कांग्रेसी लोग विरोध करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी दिमाग में क्या भावना है, जनता इस सब देख रही है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर लगातार एक चर्चा चल रही है कि किरण चौधरी, श्रुति चौधरी वो बीजेपी में आ सकते हैं। हालांकि इस बात का खंडन भी उनके द्वारा किया गया है। आते हैं तो क्या असर पड़ेगा, या कोई इस तरह की कोई बात, कोई चर्चा जो है चली है, कोई बातचीत हुई है पार्टी के आला कमान से, पार्टी नेताओं से, आपको लगता है? मेरे जहाँ जानकारी में है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता आना चाहते हैं, और ज्वाइनिंग कमेटी जो हरियाणा की बनाई है, वो उसमें मैं भी एक सदस्य हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं। लेकिन किरण चौधरी जी ने पिछले 4-5 साल में अपने हल्के को जिस तरह से दरकिनार किया है, दिल्ली में वो बैठी रही है, लोग उनसे परेशान हैं। वो, मैं समझता हूँ कि अपनी जो अस्तित्व बचाने के लिए अपनी पार्टी छोड़ना चाहती है। कांग्रेस में रह करके उनका कोई भविष्य नहीं। यानी आएंगी तो कोई किसी तरह की कोई बात? मुझे कोई भी आए भारतीय जनता पार्टी में, जो ज्वाइन करेगा और जो हमारी नीति है उसके अनुसार काम करेगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। जाहिर तौर पर अभी चर्चाएं ये भी है, जो साहब की चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पार्टी से नाराज चल रहे थे, वो भी कहीं पार्टी बदल सकते हैं अगर इसी तरह से गठबंधन की बात भी अगर सामने आती है, या दूसरे तमाम मुद्दे आते हैं कि सत्ता के गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि अगर टिकट की कोई बात आती है तो वो कांग्रेस में जाने के लिए तैयार है अपने बेटे के साथ। मुझे नहीं लगता कि आज जो माहौल है मोदी जी का, सारे जो लोग हैं, आम जनता है, मोदी मोदी जी कर रही है कि कोई नेता इस बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ जाएगा। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हमारे यहाँ से कोई छोड़ने की मुझे लग नहीं रही संभावना। अभी आरोप ये भी लगते हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और इसीलिए लोग जो डर कर जो है पार्टी में शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। इस देश में संविधान का शासन है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और बहुत सारे फैसले जो है सरकार के खिलाफ देते हैं। किसी को यह लगता है कि उनके साथ तरीके से, न्याय के तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो न्यायालय है, वहाँ जाएं, वहाँ बात करें। ये परसेप्शन बढ़ाने की बात है, इससे उनका भ्रष्टाचार छिप नहीं सकता। जो भ्रष्टाचार करके लोगों का, गरीबों का धन लूटा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आगे भी होगी, होनी भी चाहिए। दलाल साहब, ओलावृष्टि की वजह से फसलों का खराबा हुआ था, नुकसान हुआ था, उसके लिए कोई कंपनसेशन के लिए कोई कब तक ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? गिरदावरी की बात जरूर कही गई है, कब तक मुआवजा दिया जाएगा? हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश कर दिए थे कि 15 तारीख तक पोर्टल खुला है, क्षतिपूर्ति पोर्टल है, और मेरे से ये सही है कि ओलावृष्टि से बहुत सारे किसान दुखी हैं, उनको नुकसान हुआ है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने तुरंत आदेश कर दिए, और सब किसान भाइयों को अपनी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना डाटा चढ़ा देना चाहिए। और एक उनकी समस्या थी कि क्षतिपूर्ति पोर्टल 5 एकड़ से ज़्यादा उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। उस समस्या का समाधान भी कल मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। जिस किसान ने जितनी खेती की है, जितनी खेती में उसका नुकसान हुआ है, सारा उसको भरपाई हम करेंगे। हम किसान हित में कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं। एनडीए इंडिया को कितना मुकाबला दे पाए? देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है, सारे देश की निगाहें एक हैं
कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, भारत का परचम विश्व में लहराए, जो विकास की योजनाएं चल रही हैं वो तेज गति से पकड़े, आम जन की जो आर्थिक हालात सुधरे, हमारे नौजवान, किसान या महिलाएं जो सोच सकते